स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज से। दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर 2:28 पर 30 सेकंड तक भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल के कालिका से 12 किलोमीटर दूर था। तीव्रता 5.8 मापी गई। दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान पर राहुल गांधी ने किनारा कर लिया। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां राहुल ने दिग्विजय के बयान को उनका निजी बयान करार देते हुए कहा, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं सहमत नहीं हूं। हमारी आर्मी पर हमें पूरा भरोसा है। दिग्विजय के बयान पर बढ़ा विवाद थम नहीं रहा। जम्मू के कई माइग्रेंट कैंप्स में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के बयान पर गहरा रोष और पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी मिली है। एमपी में छतरपुर पुलिस ने एक शिकायत दर्ज की। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के एक रिश्तेदार लोकेश गर्ग ने धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई है। नेपाल विमान हादसे में जान गंवाने वाले यूपी के गाजीपुर जिले के 4 युवकों के शव आज 8 दिनों की दुश्वारियां झेलने के बाद गाजीपुर पहुंचे। नेपाल सरकार ने हादसे में मृत जिले के चारों युवकों के शव सोमवार देर रात परिजनों को सौंपे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 2 विदेशी नागरिकों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया। दोनों से अमेरिकी डॉलर और सोने का पेस्ट जब्त हुआ। दिल्ली से हैदराबाद जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में बोर्डिंग के वक्त ही एक पैसेंजर और क्रू के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने अबसार आलम नाम के शख्स को अरेस्ट कर लिया है। यूपी के मुरादाबाद में एक युवक थार गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर सिगरेट पीता वीडियो बनवा रहा है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली में एयरो इंडिया 2023 की शीर्ष समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। भारत न्यूजीलैंड तीसरे वनडे में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शतक जमाए। शतक लगाने के बाद रोहित के बाद गिल भी आउट है। और चलिए बढ़ते आगे। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी सदन में पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला और सीबीआई जांच की मांग की। ऐसी कई 2500 बसें इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर चली है और इसी प्रकार से पर्चर बेचे गए हैं, ये पेपर बेचे गए हैं और जो खरीदार था उसने इस सारे व्यवसाय को चारों तरफ राजस्थान में फैला दिया है। ये सामान्य घटना को समझ करके केवल और इसको इतिश्री करोगे ना तो मैं सोचता हूं ये नया तरीका निकाला है। अब तक तो पेपर आउट होता था, कहीं कहीं पेपर हाथ लग जाता किसी को। अब की बार तो पेपर आउट हुआ ही नहीं, पेपर तो बस में ही था। 18 महीने में राजस्थान के अंदर 28 परीक्षा हुई। 1 करोड़ 30 लाख अभ्यर्थी उसमें बैठे और जिन्होंने 400 करोड़ रुपए सिर्फ परीक्षा का शुल्क दिया और उसमें से 16 पेपरों का अलग अलग परीक्षाओं में आउट हो जाना और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का यह बयान आ जाना कि प्रश्न पत्र लीक होने के अंदर अधिकारी और मंत्री या नेता नहीं है। मैं समझता हूं अपने आप इसकी गंभीरता की बात अपने आप सामने दिखाई दे रही है। पेपर प्रेस के माध्यम से लीक होता तो 100 के 100 क्वेश्चंस का जवाब मिलता, परंतु क्योंकि उसमें से छांट करके 80 क्वेश्चंस केवल लीक हुए हैं, इसका मतलब इसमें आरपीएससी का हाथ है। तो आरपीएससी का यदि हाथ है तो ये छुटभइये लोगों को पकड़ने से, वाहवाही लेने से कुछ नहीं होगा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जिस सुरेश ढाका को एसओजी की टीम ढूंढ रही है, वही सुरेश ढाका आरपीएससी का पेपर लीक कर देता है और फिर वो पुलिस से बचते हुए नेपाल के रास्ते विदेश चला जाता है। यह किसकी कमी है? मन में बेईमानी है, पैसे कमाने का षड्यंत्र है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं और इसके कारण से लगातार पेपर आउट हो रहे हैं और पेपर आउट होने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर आउट हुए हैं उनको जमानत मिल गई। क्यों?
क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया। प्राइवेट स्कूलों के अंदर आप सेंटर बनाते हो, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर नकल होती है, क्या आप उनकी एग्जाम की पूरी रिकॉर्डिंग कराने का काम करते हो? चंद मिनट की रिकॉर्डिंग करके तीसरी करने का काम करते हो। और बहुत से लोग ऐसे इन सेंटरों के ऊपर पैसे देकर सेंटर आने के बाद मोटे पैसे लेकर और ये सुनिश्चित करते हैं कि हाँ, इस सेंटर के अंदर हम तुम्हारी मदद करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, तीसरी इतनी नहीं है, आज बहुत सी एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम ऐसी है, उन ऑनलाइन एग्जामों के अंदर भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो सदन में एक तरफ बीजेपी ने सरकार को घेरा तो सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। आपके राज में भी पेपर आउट है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। हमारे कार्यकाल में भी कुछ पेपर लीक हुए हैं, आउट हुए हैं, लेकिन हमने कार्रवाई की है। 1 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है और 4 अभी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को हमने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और जो भी लोग लिप्त पाए जाएंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं चाहता हूं कि और भी सख्त कानून बनाने के बारे में आपके सुझाव आएंगे, उनको हम उसका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे और इस कानून को और सख्त बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। चलो आरोप प्रत्यारोप लगाना, निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाना, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लगाना, बात और मुद्दे को डाइवर्ट करना, ये सबसे दुर्भाग्य है। हमारे नौजवान और विद्यार्थियों की कीमत पर निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनका हक और अधिकार से उनको वंचित करें, इससे बड़ा पाप कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता। पेपर लीक हुए, सरकार की नीयत पूरी तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की थी। प्रतिपक्ष के नेता भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जिस निचले स्तर तक जाकर के अपराधियों को पकड़ने का काम किया है, उसका कम से कम पिछले 17 साल के इतिहास में तो कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। और इधर पेपर लीक मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में ये जानकारी दी, कहा हम नहीं चाहते कि मामला सीबीआई को जाए, फिर अगले 8 साल तक वहां अटका रहे। अगर इस मामले को सीबीआई को दिया गया तो सोचिए क्या होगा, बताओ नारायण जी, भजवन नारायण। 8 साल तक तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा और सारे जितने भी दस्तावेज हैं ये सब सीबीआई जब्त करके ले जाएगी और फिर परीक्षाएं 15 साल तक भी नहीं हो पाएगी। अगर सीबीआई को दे दिया गया तो सारे डॉक्यूमेंट ले जाएगी और विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो जाएगा। जो आपने कहा कि साहब पेपर लीक हो गया, बच्चों का भविष्य बिगड़ गया, आप कब करवाओगे, कब नहीं करवाओगे, उसका जवाब मैं दूंगा कटारे साहब। मैं इस मामले में तेजी से जांच करवाई जा रही है और डे टू डे मॉनिटरिंग किया जा रहा है। आज भी डे टू डे मॉनिटरिंग हो रहा है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हम दिलवाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। विद्यार्थियों का भविष्य खराब ना हो इसके लिए परीक्षा करवा करके उनको भर्ती करेंगे। इसलिए आप सीबीआई की जिद छोड़ो। राजस्थान पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है, मैं आपकी सीबीआई की मांग को भी खारिज करता हूं। और करौली से बड़ी खबर है, पानी की टंकी पर पति पत्नी चढ़ गए, 3 महीने से बकाया वेतन की ये मांग कर रहे हैं। इन्हें भुगतान नहीं हुआ है और ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। टंकी पर चढ़कर बकाया वेतन के भुगतान की मांग उठा रहे हैं। संचालक कंपनी में युवक चौकीदार के पद पर काम करता है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं। ये वो पति पत्नी, ये वो दंपति जो कि पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है? बताना चाहूंगा, ये युवक काफी करीब 20 के करीब युवक हैं जो इसमें कंपनी में काम कर रहे थे और बताया जा रहा है कि इस कंपनी का ठेका खत्म हो गया। लगभग 3 माह से इन युवकों का जो वेतन बाकी था
और बताया जा रहा है ये जो पति पत्नी टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके बच्चों की तबीयत खराब है और जिसके चलते इनको पैसों की काफी तंगी थी और इसको लेकर ही इन्होंने कई बार कंपनी से शिकायत की, लेकिन भुगतान नहीं होने के कारण आज नाराज होकर ये इस टंकी पर चढ़ गए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक इनको वेतन का भुगतान नहीं होगा तब तक ये टंकी से नहीं उतरेंगे। ये टंकी हिंडौन के खरेटा रोड स्थित एसटीपी प्लांट के पास स्थित है और इसी कंपनी में ये युवक चौकीदार का काम करता है। जी, तो क्या प्रशासन के अधिकारी नीचे पहुंच गए, इनसे बातचीत चल रही है क्या? वो जो संचालक है उसको भी मौके पर बुलाया गया है ताकि आश्वासन दिया जा सके? जी देखिए, बताना चाहूंगा पहले एक बार ये और चढ़े थे तो, लेकिन उस समय इनको समझा बुझाकर उतार दिया था। इसके बाद ये दोबारा से टंकी पर चढ़ गए हैं और बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए एक और बड़ी खबर बता दें, कोटा में 5G की लॉन्चिंग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लॉन्चिंग कर रहे हैं। आज से कोटा में जियो की 5G सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। जियो की 5G सेवा से जुड़ने वाला कोटा राजस्थान का 5वां शहर बन रहा है। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोगों के लिए व्यापक रूप से उनकी बेहतर जिंदगी के लिए होगा। साथियों, दुनिया के अंदर ओम बिरला जी का संबोधन हो रहा है। भारत के अंदर हम टेक्नोलॉजी के अंदर, रिसर्च के अंदर, इनोवेशन के अंदर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए ये 5G नेटवर्क जो भारत में 4 महीने पहले शुरू हुआ और कोटा में 4 महीने बाद इसकी शुरुआत हो चुकी है, आने वाले समय के अंदर ये हमारे विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि जो कुछ भी परिवर्तन हुआ उसमें टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है और इसीलिए आने वाले समय के अंदर 2023 में लक्ष्य है कि हमारे तहसील में, गांव के अंदर 5G टेक्नोलॉजी का लाभ लोगों को मिलेगा। गांव के अंदर किसान का बेटा, मजदूर का बेटा वहां पर कृषि के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर नए रिसर्च, इनोवेशन को, अपने एजुकेशन को, बदलती दुनिया को गांव में बैठकर देख सके। क्योंकि भारत वो देश है जहां पर 4 लाख से ज्यादा गांवों के अंदर फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं पहुंच चुकी है और इंटरनेट सेवा के अंदर कोई समय 2G का था, 3G का समय आया, 4G का समय आया, लेकिन अब 5G के अंदर जो दुनिया के अंदर बहुत कम देशों के अंदर 5G है, भारत जैसे विशालतम देश के अंदर इस 5G। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर बीकानेर से। शहर में एक बार फिर फायरिंग की वारदात हुई है। दिन दहाड़े युवक प्रभुदयाल को गोली मार दी गई। ITI चौराहे के पास पटेल नगर में ये वारदात सामने आई है। इस वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। जो युवक है उसकी हालत गंभीर है, उसे ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया गया है। PBM अस्पताल पहुंचकर CO सदर और CI JNVC थाना क्षेत्र में ये फायरिंग हुई है। बहरहाल CI और CO सदर PBM अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाने की कोशिशें की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीकानेर से एक बार फिर दिन दहाड़े सरेआम फायरिंग हुई है। एक युवक को गोली मारी गई, उसकी हालत गंभीर है, ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। जयपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई सामने आई। नगर निगम हेरिटेज में ACB ने एक्शन लिया। वरिष्ठ लिपिक को ट्रैप किया गया। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते इसे धर दबोचा गया। देखिए, परिवादी ने इस संबंध में ACB में शिकायत की थी। ACB ने शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान किया और आज इस ट्रैप को अमली जामा पहनाया गया, जिसमें 25,000 की रिश्वत लेते ये आ फंसा, धर दबोचा किया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के बाद अभी भी मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी जमीन पर अवैध घर बनाकर रह रहे बाघरिया समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोबारा पुनर्वास की मांग की। बड़ी संख्या में बाघरिया समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, घंटों तक धरने पर बैठे। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद धरना खत्म किया।
झुंझुनू के चिड़ावा में सर्दी के इस मौसम में भी पीने के पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। आए दिन जलदाय विभाग और अधिकारियों का घेराव हो रहा है। आज भी चिड़ावा कस्बे के वार्ड नंबर 10 और 15 का प्रतिनिधिमंडल तहसीलदार से मिलने पहुंचा और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। जो मेन मुख्य जो टंकी है चिड़ावा की, जो 50 साल पहले से जिसमें पानी की सप्लाई हो रही है, उसमें पानी प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा, तो वो सुबह पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो पानी खोलते हैं, जो पानी टंकी में चढ़ाते हैं, उनकी भयंकर लापरवाही है। यहाँ जलदाय विभाग में आईएन की पोस्ट काफी टाइम से खाली पड़ी है, वो पोस्ट सरकार नहीं भर रही है। और आज अगर सर्दियों में अगर ये हालत है पानी की, तो आगे 2 माह बाद में जो गर्मी का सीजन आएगा उसमें क्या हालत होगी, आप सब लोग सोच सकते हो। बात नागौर की, जहां कुचामन सिटी में सड़क हादसे में एक महिला की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। परिजनों का आरोप है कि मृतका को जानबूझकर टक्कर मारी गई। टक्कर एक सरकारी वाहन से होना बताया जा रहा है। मामले में सामने आया कि वन विभाग की टीम अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए निकली थी और ट्रैक्टरों का पीछा कर रही थी। इसी दौरान महिला गाड़ी की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। कुचामन सिटी क्षेत्र के पुलिस अधिकारी थाने में मौजूद हैं, परिजनों से समझाइश कर रहे हैं। और माइनिंग वाले आए गाड़ी लेके स्पीड से, और रात को मतलब लगभग 9 बजी थी, 9 बजे स्पीड से आए और उसको कुचल के चले गए। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता संतोष अहलावत के नेतृत्व में किसानों ने झुंझुनू के सूरजगढ़ उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इनका कहना है शीतलहर और पाले के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में सरकार गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा प्रदान करे। किसानों का आरोप है न तो नगर पालिका क्षेत्र में बसने वाले किसानों की गिरदावरी हो रही है, लेकिन फसल खराबे को काफी कम और मनमर्जी से दिखाया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने कहा कि 3 रोज से सही गिरदावरी नहीं कराई गई तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। आज हम लोग यहाँ अपनी बात कहने के लिए बैठे हैं कि गलत गिरदावरी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। गलत मुआवजा किसान नहीं लेगा। सही गिरदावरी कर सही मुआवजा तुरंत किसान को पहुंचाया जाए, इस हेतु हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। इस लड़ाई को सतत जारी रखेंगे, अंत तक लड़ाई को लड़ेंगे और एक नतीजे पर पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में पेट्रोल से जलाकर मारने की कोशिश में झुलसी महिला मनप्रीत कौर की मौत इलाज के दौरान हो गई। महिला को बीकानेर में भर्ती कराया गया था, जबकि 6 साल के बेटे ने 19 जनवरी को ही बीकानेर में दम तोड़ा था। बता दें 19 जनवरी की सुबह पिता पुत्र ने चिट्टे के नशे के लिए रुपए नहीं देने पर कमरे में पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिसमें 3 लोग झुलसे थे। पीलीबंगा पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र बाज सिंह और शारज सिंह को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील के मांडवा खालसा गांव में 2 दिन पहले एक लड़का और लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस उन्हें तलाश रही थी। इस बीच आज सुबह मांडवा खालसा गांव में एक कुएं के पास युवक के कपड़े मिले। इसके बाद तफ्तीश की गई तो कुएं में लड़की का शव तैरता मिला। इसके बाद कुएं से दोनों शव बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। बताया जा रहा है दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। हालांकि पुलिस की जांच के बाद ही स्थितियां स्पष्ट हो पाएगी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर एक व्यावसायिक घराने के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। कल देर रात से यह कार्रवाई शुरू हुई थी। ये सर्वे की कार्रवाई इंदिरा वाटिका जवाहर नगर के पास स्थित मनन फर्नीचर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अब भी जारी है। ये सर्वे कब तक पूरा होगा, सर्वे के दौरान क्या कुछ निकल रहा है, इसकी ऑफिशियल जानकारी मिलने में वक्त लगेगा। बात कोटा की, जहां कचौरी की दुकान में घुसकर व्यापारी और कर्मचारियों पर चाकू से हमला मामले में गिरफ्तार आरोपियों से कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तीनों आरोपी 25 जनवरी तक रिमांड पर हैं। आरोपियों के खिलाफ पहले से कई गंभीर प्रवृत्ति के आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीएसपी शंकर लाल ने बताया कि हमले के आरोपी अरबाज, शाहरुख और आमिर को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 के खिलाफ पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड है। मिठाई ज्यादा तौलने की बात को लेकर एक युवक ने दुकान पर मौजूद कर्मचारियों से झगड़ा किया था, जिसके बाद तीनों ने मिलकर व्यापारी रतन जैन और 2 कर्मचारियों पर हमला किया। गिरफ्तार आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। मालिक है उनके साथ वारदात हुई, जिसके साथ 2 नौकर भी घायल हुए हैं। ये 3 लड़के हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। ये मिठाई को लेकर
ज्यादा की तुलवाई की मांग करने लग गए थे। इसको लेकर ये घटनाक्रम हुआ। हम 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है और उनको आज कोर्ट में पेश करेंगे। केंद्रीय रक्षा और शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित ऑल इंडिया बैंड कंपटीशन में सीकर के प्रिंस स्कूल के बैंड ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। स्कूल के छात्र और छात्राओं को दोनों कैटेगरी में पहला स्थान मिला। यह पहला मौका है जब यहां का बैंड छात्र और छात्रा दोनों वर्ग में देश भर में फर्स्ट रहा। प्रतियोगिता में देश भर के 300 से ज्यादा स्कूलों के बैंड ने हिस्सा लिया। सीकर के स्कूली बच्चों का यह बैंड अब प्रदेश में गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में भी प्रस्तुति देगा। यह बैंड कई जगह प्रस्तुति दे चुका है। खास बात यह है कि स्कूल की छात्राओं का बैंड तो पहली बार प्रस्तुति देने गया था और पहली बार में ही पहले स्थान पर आया है। बाद मैंने स्टार्ट किया ड्रम से, बाद में सारे इंस्ट्रूमेंट अब मैंने क्रॉस कर लिए। अब मैं बैंड लीडर स्टिक संभालता हूँ और हम लोग शाम को यहाँ पे 4 बजे तक आ जाते हैं। 4 बजे से हमारा 6 बजे तक हमारी बैंड प्रैक्टिस होती है। उसके अंदर हमको सब सिखाया जाता है कि कैसे क्या होता है, क्या नोटेशंस होते हैं और कैसे ड्रिल और ये सब हमको बताया जाता है। क्या है अब देश में तो आप फर्स्ट आ गए, अगला लक्ष्य क्या है? अभी हमको इंटरनेशनल जाना है। तो ये जो स्टूडेंट हैं और जो संस्थान के डायरेक्टर हैं, ये वो बैंड है जो पूरे देश में पहले नंबर पर आया और बच्चों का ये कहना है कि अभी जो इंटरनेशनल भी इनको फर्स्ट नंबर पर जाना है। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह कल मनाया जाएगा। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यही इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है। मतदान प्रक्रिया में सहभागिता और मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर कल ओटीएस में राज्य स्तरीय समारोह होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल होंगे। बता दें, राज्य स्तरीय समारोह में 1952 से अब तक की चुनाव की प्रक्रिया की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। समारोह में बेहतर कार्य के लिए राज्य स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारियों को एनुअल स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। जो थीम है उसके अंतर्गत एक प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं, जिसमें अब तक 1952 से किस तरह से चुनाव प्रक्रिया होती थी और आज किस तरह से ईवीएम के माध्यम से, वीवीपैट ईवीएम के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया हो रही है, तथा होम वोटिंग की जो बाई इलेक्शंस में प्रक्रिया की गई थी उसको भी हम लोग प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।